will understand what is meant by credit analysis or economic feasibility. Now, when farmer approaches an institutional financial agency with a loan proposal, then the banker he should be convinced about the economical viability of proposed investment. इकोनॉमिक वायबिलिटी ऑफ प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट मतलब जो भी हम लोन लेंगे वो लोन जिस इन्वेस्टमेंट के लिए लिया गया है लोन वो फ्रूटफुल है कि नहीं, वो उतने रिटर्न्स दे जनरेट करेगा या नहीं, और वो रिटर्न्स लोन रीपेमेंट करने में यूज होते कि नहीं, ये सब सारे चेक प्रोसीजर चेक करने उसे हम इकोनॉमिक वायबिलिटी कहते हैं या इकोनॉमिक फिजिबिलिटी टेस्ट. Now, economic feasibility test of credit. When economic feasibility of credit is being observed, three basic financial aspects are assessed by the bankers. जब भी इकोनॉमिक फिजिबिलिटी ऑफ क्रेडिट, जो भी क्रेडिट लोन देने वाले हैं उसके इकोनॉमिक फिजिबिलिटी देखनी है तो तीन एस्पेक्ट्स पे वो कॉन्सेंट्रेट करते हैं. कौन सा है? इफ लोन इज एडवांस्ड, इफ बैंक गिव्स द लोन टू द फार्मर, will that loan generate returns from more than cost? जो भी returns generate होंगे वो लोन यूटिलाइजेशन से, क्या उससे returns cost से ज्यादा होंगे? Then second is, will returns have surplus to repay the loan when it falls due? Now लोन से रिटर्न्स तो जनरेट हो रहे हैं, लेकिन वो रिटर्न्स उतने काफी है क्या जो लोन रिपेमेंट में यूज किया जा सके? वो सेकंड इवेल्युएट किया जाता है. और थर्ड स्टेप में, विल फार्मर स्टैंड अप टू द रिस्क एंड अनसर्टेनिटी इन फार्मिंग? एज वी नो दैट एग्रीकल्चर इज फुल ऑफ रिस्क एंड सर्टेनिटी. सो अगर कोई रिस्क या अनसर्टेन हुई तो फार्मर वो उस सिचुएशन में स्टैंड कर सकता है या नहीं, वो रिस्क एंड अनसर्टेनिटी को फेस कर सकता है या नहीं, ये चेक किया जाता है. सो दीज आर द थ्री थिंग्स व्हिच banker will concentrate before giving the loan to the farmers. Now, these three financial aspects are known as 3 R's of credit, which are returns from proposed investment, repayment capacity the investment generates, and risk-bearing ability of the farmer or the borrower. These are the 3 R's of credit: returns from investment, repayment capacity, and risk-bearing ability. The 3 R's of credits are sound indicator of credit worthiness of the farmer. क्या वो उस लोन के लिए लायक है या नहीं, ये डिसाइड करने के लिए ये थ्री क्राइटेरियाज है, 3 R's of credit. So we'll see one by one. First is the returns from investment. First R is returns from investment. Now this is the important measure in credit analysis. सब पहला क्वेश्चन क्या आता है, अगर हम लोन देने वाले हैं तो वो लोन से इनकम जनरेट होगा या नहीं. So this is the most important in credit analysis. Now bankers need to have idea about extent of returns likely to be obtained from the proposed investment. जिस कारण के लिए लोन लिया गया है, फॉर एग्जांपल ऑर्चर्ड या लैंड डेवलपमेंट के लिए, तो उससे इनकम जनरेट होगा या नहीं, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है बैंकर के पास. तो बैंकर के सामने तो he needs to know whether the returns will be generated or no. Now farmer's request for credit can be accepted only if he is able to generate returns from that लोन एंड इट एनेबल हिम टू मीट द कॉस्ट. जो भी लोन लेने का कॉस्ट है और लोन अमाउंट जो यूज करके रिटर्न अगर जनरेट हो रहे तो ही फार्मर्स को लोन दिया जाता है. नाउ रिटर्न्स ऑब्टेन्ड बाय फार्मर्स विल डिपेंड अपॉन द डिसीजंस लाइक व्हाट टू ग्रो. जो भी रिटर्न्स फार्मर्स को मिलेगा वो किस पे डिपेंड होगा, उसके डिसीजंस पे, लाइक व्हाट ही विल ग्रो, हाउ ही विल ग्रो, how much he will grow, when he will sell, and where he will sell. Based on this, it will depend, returns of farmers will depend. Therefore, the main concern here is that farmers should be able to generate incremental returns that should cover the additional cost incurred with the borrowed funds. उसे इंक्रीमेंटल इनकम जनरेट होना चाहिए, जो एडिशनल कॉस्ट, जो लोन लेने का कॉस्ट है, इंटरेस्ट का कॉस्ट है, वो सारे कवर कर सके, इतना इंक्रीमेंटल इनकम जनरेट होना चाहिए. तो अगर उतना जनरेट हो रहा है तो ही फार्मर्स को लोन मिलता है. Then second R is repayment capacity. Now first it is checked that whether the investment made is giving returns or no. Now second point is रिटर्न्स तो जनरेट हो रहे हैं लेकिन वो रिटर्न्स क्या लोन रीपेमेंट करने के लिए काफी है, इसे हम रीपेमेंट कैपेसिटी से चेक करते हैं. Now repayment capacity is nothing but ability of farmers to repay the loan obtained for the
productive purpose within the stipulated time period as fixed by the lending agency. Now जो repayment capacity मतलब ability, farmers की ability लोन को रीपे करने के लिए विद इन द स्टिपुलेट, जो भी टाइम पीरियड के लिए लोन लिया है उतने टाइम में लोन को विद इंटरेस्ट लेंडिंग इंस्टीट्यूट को फिर से रीपे करना, उसे हम रीपेमेंट कैपेसिटी कहते हैं. At the time when loan may be productive enough to generate additional income, but it may not be productive enough to repay the loan amount. वो एडिशनल इनकम जनरेट कर रहा है, लेकिन वो एडिशनल इनकम जो जनरेट हुआ है वो लोन रीपेमेंट के लिए यूज नहीं हो सकता, इनफ नहीं है. तो उसमें क्या हो जाएगा, बैंक विल बी नॉट श्योर दैट हिज लोन विल बी रीपेड. So again here the bank will have the question whether to sanction loan or no. Hence the necessary condition here is that loan amount should not only be profitable but also have potential for repayment of loan amount. सिर्फ प्रॉफिटेबल ही नहीं बल्कि उतना अमाउंट प्रॉफिट जनरेट करना चाहिए कि वो लोन रिपेमेंट कर सके. Under such conditions only farmer will get the loan amount. Even though returns are high, the repayment capacity is less because of some factors. रिटर्न्स हाई है, लोन अमाउंट यूज करने से इनकम बढ़ा है, लेकिन वो उससे रीपेमेंट कैपेसिटी इंक्रीज नहीं हो रही. Then the estimation of repayment capacity varies from crop loan to term loan. Crop loan जो self liquidating loans है और term loans partially liquidating loans है, तो वो दोनों के लिए repayment capacity vary करती है. In case of repayment capacity for crop loans, it is calculated as gross income minus working expenses excluding the proposed crop loan. Crop loan की वैल्यू यहाँ नहीं कंसीडर की जाती. Gross income minus working expenses प्लस द फैमिली लिविंग एक्सपेंस, जो भी एक्सपेंडिचर है वो सारे ऐड करके वो ग्रॉस इनकम से डिडक्ट होते हैं. वर्किंग एक्सपेंसेस, फैमिली लिविंग एक्सपेंसेस, अदर लोन्स व्हिच आर ड्यू ऑन फार्मर्स एंड मिसलेनियस एक्सपेंसेस, दीज आर ऑल एडेड एंड दे आर subtracted from the gross income. So this will give the repayment capacity of crop loan. Higher the repayment capacity, the higher the chances of loan getting sanctioned. Then repayment capacity in terms of term loan, working expenses, family living expenses, other loans due, miscellaneous expenditure and annual installment due for term loan. जो भी annual installment है वो भी ऐड किया जाता है एक्सपेंडिचर, और ये सारा ऐड करके ग्रॉस इनकम से रिड्यूस करते हैं. So higher the value, higher will be the repayment capacity. So this is the repayment capacity. Now there are causes for poor repayment capacity in Indian farmers. Indian farmer में repayment capacity poor क्यों है? पहला तो है बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज फार्म होल्डिंग. जो भी फार्मर हमारे मेजोरिटी फार्मर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स में गिने जाते हैं, तो बिकॉज ऑफ दिस स्मॉल साइज ऑफ होल्डिंग उनकी जो प्रोडक्शन लो होती है जिससे उनका इनकम लो होता है. लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप्स, जो भी क्रॉप्स को कल्टीवेट करते हैं उनका लो प्रोडक्शन है और प्रोडक्टिविटी भी कम है. Because we can see in many crops we are the highest producer, we have the highest area under the crop, but if when we talk about the productivity we are at the somewhere third, fourth position in the world scenario. So this is the product, not only the production in area but our productivity should also increase to increase the repayment capacity. Now high family consumption expenditure. Now usually Indian farmers they live in a joint family, so here their family consumption expenditure is more, so most of the amount and whatever income is generated it will be spent on the consumption expenditure of family. Low prices and rapid fluctuation in agriculture prices. agriculture commodity के prices एक तो लो रहते हैं तो rapid fluctuation रहता है, तो उस वक्त उसका इनकम चेंज होता है, इसकी वजह से उनके रीपेमेंट कैपेसिटी भी कम पुअर होती है. यूजिंग क्रेडिट फॉर अनप्रोडक्टिव पर्पस. क्रेडिट तो लिया लेकिन वो जिस पर्पस के लिए यूज किया करना चाहिए था वो नहीं करके अनप्रोडक्टिव पर्पस जिससे कोई भी रिटर्न्स नहीं मिलेंगे उसके लिए यूज किया जाता है, तो उससे उनकी रिपेमेंट कैपेसिटी कम होती है. लो फार्मर्स इक्विटी और नेटवर्क. फार्मर्स कॉन्ट्रीब्यूशन है, फार्मर्स ओन शेयर टोटल जो कैपिटल फार्मर्स के पास है वो कम होता है बिकॉज फार्मर्स आर वेरी स्मॉल. So because of that the repayment capacity of Indian farmers is small. Then lack of adoption of improved technology. Improved technology adoption बहुत ही slowly होता है इंडिया में, तो इसलिए उनकी repayment capacity भी कम होती है. And poor management of limited resources. These are the reasons for which repayment capacity of Indian farmer is very poor. Then how we can strengthen this repayment capacity?
फर्स्ट इज इंक्रीजिंग द नेट इनकम बाय प्रॉपर यूटिलाइजेशन एंड प्रॉपर ऑपरेशन ऑफ फार्म बिजनेस। फार्म बिजनेस अगर हमने अच्छे से मैनेज किया, अच्छे से सारे ऑपरेशंस लाइन अप किए, तो उससे नेट इनकम इंक्रीज होता है। देन सेकेंड, बाय अडॉप्टिंग द पोटेंशियल टेक्नोलॉजी फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन एंड रिड्यूसिंग द एक्सपेंसेस। जो भी न्यू टेक्नोलॉजीज है वो अडॉप्ट करनी चाहिए, जिससे हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज होता है और एक्सपेंसेस कम होते हैं। रिमूविंग द इम्बैलेंस इन द रिसोर्स अवेलेबिलिटी। जो भी रिसोर्स, सम प्लेस में रिसोर्स अबंडेंट में है तो सम प्लेसेस में स्केर्सिटी है, तो उससे जो इम्बैलेंस है वो कम करके सारे यहाँ सारी रिसोर्सेज अवेलेबल करने से भी रिपेमेंट कैपेसिटी हम इम्प्रूव कर सकते हैं। मेकिंग द शेड्यूल ऑफ रिपेमेंट प्लान एज पर द फ्लो ऑफ इनकम। जो भी इनकम का फ्लो है, जो ना कैश फ्लो देख के हमें पता चलता है कि किस मंथ में हमारे पास इनकम जनरेट हो रहा है, तो उसके आधारित पे लोन रिपेमेंट प्लानिंग को शेड्यूल करना, उससे भी रिपेमेंट कैपेसिटी इंप्रूव होती है। देन इंप्रूविंग द नेटवर्क ऑफ हाउस होल्ड। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द फार्म एंटरप्राइज। डाइवर्सिफिकेशन से क्या हो जाएगा, उनके इनकम स्टेबिलाईज होगा, इनकम इतना फ्लक्चुएट नहीं होगा, तो उनकी रिपेमेंट कैपेसिटी भी अच्छी रहेगी। Adoption of risk management strategies like insurance of crop, livestock, risk management strategies को adopt करना चाहिए. Through these measures, we can strengthen the repayment capacity of the farming borrower. We have the risk-bearing ability. This is the third R. It is the ability of farmers to withstand the risk that arises due to the financial loss. जो भी risk farming में आ जाएगा, तो उसके आगे he will be firm in any situation. His position will be firm. That is the risk-bearing ability. Now risk can be quantified. हम risk को कैसे quantify कर सकते हैं या हम measure कैसे कर सकते हैं? By use of statistical techniques like coefficient of variation and standard deviation and different programming models. Based on this, we can quantify risk. We can measure the risk. Now, word risk and uncertainty, these are synonymously used. We have seen this. Risk and uncertainty, they are interchangeably used. Then there are different types of risk or some different source of risk. First one is the production risk or physical risk. Second, technological risk. Third, personal risk, institutional risk, weather uncertainty, and price risk. These are the different risks which we usually see in the agriculture. Now, repayment capacity under risk can be calculated using deflated gross income minus whole expenditure, which includes working expenses excluding the loan amount, farm living expenses, other loans which are due, and miscellaneous expenditure. When we subtract this from the deflated gross income, we get the risk-bearing ability. Remember that to calculate risk-bearing ability, we use deflated gross income. We do not use the exact gross income. We'll deflate जो भी income है उससे हम deflate कर दे. अगर 100 rupees आ रहे हैं तो हम उससे थोड़ा deflate करके 90 rupees consider करते हैं, जिससे margin of safety बनती है. So this is the deflated gross income is used to calculate the risk-bearing ability. This is the important point. Next we have measures to strengthen the risk-bearing ability. Risk-bearing ability of farmers हम कैसे measure कर सकते, increase कर, strengthen कर सकते हैं? पहले तो farmers equity increase करके, जो भी farmer का share है, farmer का पैसा है, वो business में उसको increase किया तो उसकी risk-bearing ability भी strengthen हो जाएगी. Then reducing the farm and family expenditure. जो भी फैमिली एक्सपेंडिचर्स, अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर है जिसकी कोई जरूरत नहीं है, वो ऐसे एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करना. देन डेवलपिंग द मॉरल कैरेक्टर. जो भी फार्मर्स के मॉरल कैरेक्टर लाइक ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसे डेवलप करना चाहिए. दे शुड बी अ सेंसिबल ह्यूमन बीइंग. ऑल दिस क्वालिटी पुट टुगेदर आर कॉल्ड एज क्रेडिट रेटिंग. व्हेन दिस personal qualities, moral characteristics of a person is good, then he will be having the good credit rating. Undertaking the reliable and stable enterprise. जो भी reliable and stable enterprise है उस पे ज्यादा भर देने से हमारी risk bearing ability. अगर enterprise हमारा stable है तो automatically risk कम होती है. This is the method to strengthen the risk bearing ability. Next is the improving the ability to borrow funds during the good and bad times of crop production. जो भी ability है funds borrow करने की, वो improve करने से. Sixth is the improving the ability to earn and save money. अर्न करना उतना ही जरूरी है, वो जो अर्न करते हैं उसे सेव भी करना पड़ेगा फ्यूचर के लिए, उससे भी रिस्क को हम फार्मर को फेस करने में आसानी होती है. देन टेकिंग अप क्रॉप, लाइवस्टॉक एंड मशीनरी इंश्योरेंस. जो भी क्रॉप इंश्योरेंस, लाइवस्टॉक इंश्योरेंस, मशीनरी इंश्योरेंस, इंश्योरेंस लेने से क्या होता है, रिस्क जो होती है वो इंश्योरेंस कंपनी में ट्रांसफर होती है.
Next, we have the 5 C's of credit. After 3 R's of credit, important test applied to study the economic feasibility of proposed investment is 5 C's of credit. Those are character, capacity, capital, condition, and common sense. These are the 5 C's of credit which will help to study the economic feasibility of the proposed investment. First, we have the character. Character is the basic for trust. जो भी लोन देता है, लोन देने वाली बैंक सिक्योरिटी ले सकती है, कोई प्रॉपर्टी एज सिक्योरिटी लगती है, लेकिन मेन बेस क्या होता है? ट्रस्ट. द बैंक शुड ट्रस्ट द फार्मर दैट ही विल पे द लोन अमाउंट. So once he builds the trust, then he will go for the further procedure. Now, even though bank insists upon the security while lending the loan, the element of trust by banker will also play the major role. सिर्फ सिक्योरिटी रखी और जो भी ट्रस्ट नहीं है बैंकर और उसके कस्टमर्स में, तो वहां पे प्रॉब्लम होती है. सो अलॉन्ग विथ सिक्योरिटी देयर शुड बी सम ट्रस्ट बिटवीन द बैंकर एंड द क्लाइंट. द कॉन्फिडेंस ऑफ फार्मर्स confidence of an institutional financial agency on its borrower is influenced by his moral characteristics. जो भी confidence या trust है between the financial institution and farmer, it will be influenced by the moral characteristics of borrower or farmer, like honesty, वो कितना honest है, integrity, his commitment, his hard work. Though these all characters will define the character of a human being, and based on that, banks will evaluate his moral character. Therefore, both mental and moral character of borrower will be examined while advancing loan. Generally, people with good mental and moral character will have good credit character as well. जिसके पास moral characters है, वही credit character में भी अच्छा होता है. Next is capacity. It means capacity of individual borrower to repay loans when they fall due. जब भी loan repayment का वक्त आता है, अगर वो individual के पास फुल कैपेसिटी है वो लोन रीपे करने की, तो उसे है कैपेसिटी कहते हैं. इट लार्जली डिपेंड्स अपॉन द इनकम ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फार्म. सो कैपेसिटी ऑफ द फार्मर इज द फंक्शन ऑफ इनकम. व्हाई इज द इनकम? सो दिस इज द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैपेसिटी. थर्ड सी इज कैपिटल. कैपिटल इंडिकेट्स अवेलेबिलिटी ऑफ मनी विद द फार्मर बोरोवर. फार्मर बोरोवर के पास खुद का कैपिटल कितना है. When his capacity and character are proved and adequate, capital will be considered. जब character और capacity से कुछ पता नहीं चल रहा, तो capital उसके पास उसका own capital कितना है, वो total 100% जो प्रोजेक्ट का कॉस्ट है, इसमें से वो कितना परसेंट वो खुद कंट्रीब्यूट करेगा. जितना वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा, उतना वो सीरियस होगा उस बिजनेस के बारे में. So the capital available with the farmer is important. It is related to the repayment capacity and risk-bearing ability of farmer borrower. The fourth C is the condition. It refers to condition needed for obtaining loan from financial institution. That is procedure to be followed while advancing a loan. जो भी हम लोन दे रहे हैं उससे एडवांस करने के लिए प्रोसीजर क्या है, कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है. This is the fourth C of credit. And fifth C of credit is common sense. This relates to perfect understanding between the lender and the borrower in credit transaction. जो भी credit transaction है उसमें lender और borrower में एक perfect understanding होनी चाहिए, जिससे ही एक smooth function एक जो भी credit giving function है, credit availability function है, वो smoothly चल सकता है. So this is the fifth C of credit. Next we have the 7 P's of credit, or we can say that principles of farm finance. Over the years, the role of financial institution has increased because of technological changes in agriculture. जो भी agriculture में नई टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही, इसलिए वो टेक्नोलॉजी अगर फार्मर्स को यूज करनी चाहिए तो उन्हें एडिशनल लोन चाहिए होगा. So because of that, role of financial institutions have increased over in these few years, which is now these technological changes on agriculture front necessitate the evolving principles of farm finance, which are expected to bring not only the commercial gains to the banker but also the social benefits. Now these principles are so evolved by institutional agencies are expected to for universally validity. जो भी principles develop किए हैं वो universally applicable and they are generally known as 7 P's of credit. The 7 P's of credit are principle of productive purpose, principle of personality, principle of productivity, principle of phase disbursement,
principle of proper utilization, principle of payment, and principle of protection. These are the important 7 P's of credit, and this should be remembered in a chronological way. First, we have productive purpose, then personality, productivity, phase disbursement, proper utilization, payment, and protection. So we will see one by one. First is the principle of productive purpose. This refers to loan amount given to farmer borrowers should be capable of generating additional income. जो भी लोन फार्मर ने लिया है और वो फार्म में यूटिलाइज करने के बाद वो कैपेबल रहना चाहिए जिससे हायर इनकम, एडिशनल इनकम जनरेट हो. बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ ओन कैपिटल अवेलेबल विद द फार्मर, क्रेडिट नीड्स वेरीज. जिसके पास उसका खुद का कैपिटल ज्यादा है तो उसे लोन की अमाउंट कम अमाउंट चाहिए, जिसके पास कुछ भी नहीं हो कैपिटल उसे ज्यादा अमाउंट चाहिए. The requirement of capital is visible on all farms, but more pronounced on marginal and small farmers. ना लार्ज फार्मर्स को भी कैपिटल की जरूरत होती है, लेकिन मोर कैपिटल रिक्वायरमेंट इज बाय मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स. नाउ फार्मर्स ऑफ स्मॉल एंड टाइनी होल्डिंग्स डू नीड अनदर टाइप ऑफ क्रेडिट, दैट इज कंजम्पशन क्रेडिट. अगर हमें प्रोडक्शन लोन्स जो है, क्रॉप लोन, टर्म लोन, वो फुल्ली प्रोडक्टिव पर्पस के लिए यूज करना चाहिए, तो स्मॉल एंड जो टाइनी होल्डिंग्स है उन्हें कंजम्पशन क्रेडिट देना चाहिए, जिससे वो क्रॉप लोन जो लिया है वो सिर्फ क्रॉप के लिए यूज किया जाए और घर के खर्चे के लिए, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के लिए वो कंजम्पशन क्रेडिट यूज करे. तो this principle will explain the need of consumption credit. This principle conveys that crop loans to small and marginal farmers are to be supported with the income generating assets acquired through the term loan. Term loan से जो भी इक्विपमेंट्स एक्वायर करते हैं वो सेल्फ इनकम जनरेटिंग होनी चाहिए, जिससे फार्मर को रीपेमेंट करने के लिए आसानी हो. The additional income generated from these productive assets add to income obtained from farming and thereby increases the productivity of crop loans taken by small and marginal farmers. जो भी additional income generate हुआ है from the productive assets, that will add to the income obtained from the farming and thereby increases the productivity of crop loans taken by the small and marginal farmers. The example relevant for this loan is dairy, animals, sheep, goat. यहाँ पे क्या होता है, मेन एक्टिविटी जो है डेयरी एक्टिविटी के लिए लिया है, लेकिन उससे और भी अलग फायदे होते हैं. So this is the principle of productive purpose. Next we have principle of personality. This principle of personality can be well explained by the 3 R's of credit, which indicate the credit worthiness of the farmer. Over the years of experience in lending, bankers have identified the important factor in credit transaction, that is trustworthiness of the borrower. Over the years, banking institution have loans दे रही है farmers को, तो वो उसके एक्सपीरियंस के आधार पे उन्होंने क्या है, ट्रस्ट वर्दीनेस, बैंक का बोरोवर्स पे फुल ट्रस्ट होनी चाहिए, तो ही एक अच्छे स्मूथ फाइनेंस फंक्शन चलेगा. इट इज रिलेवेंस विद द पर्सनैलिटी ऑफ द इंडिविजुअल, जो भी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी के रिलेटेड ये प्रिंसिपल है. When farmer fails to repay the loan due to crop failure caused by the natural calamities, he will not be classified as the willful defaulter. अगर suppose crop failure हुआ है because of some flood or because of drought, then उस केस में फार्मर लोन को रिपे नहीं कर सकता. तो उस कंडीशन में अगर कोई नेचुरल कैलेमिटीज या की वजह से अगर लॉस हुआ है तो उसकी वजह से वो रिपे नहीं कर पा रहा है, तो उसे विलफुल डिफॉल्टर नहीं कंसीडर करते. लेकिन फार्मर्स जो जिसके पास लोन अमाउंट से प्रॉफिट जनरेट हुआ है फिर भी वो लोन को रीपे नहीं कर रहे, तो उससे हम विलफुल डिफॉल्टर कहते हैं. दिस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिग फार्मर्स आर कंसीडर्ड एज डिसऑनेस्टी. जो रीपेमेंट नहीं करते लोन अमाउंट को, दिस इज कंसीडर्ड एज डिसऑनेस्टी, एंड नेक्स्ट टाइम व्हेन दे आर एडवांस द लोन, दिस पॉइंट विल बी कंसीडर्ड. Therefore, safety element of loan is totally depends on the security offered also by the on the personality. जो भी security loan के लिए दी गई है वो ना ही सिर्फ और उसके रिटर्न जनरेटिंग एबिलिटी बल्कि पर्सनालिटी पे डिपेंड होता है. The growth and progress of lending institution have dependence on this major factor influencing personality. Personality जो है उस पे growth and progress of lending institution डिपेंड होता है. Hence, personality of borrower and the growth of financial institution are positively correlated. This is principle of personality. Third, we have principle of productivity. This principle underlies the credit which is not just meant for increasing production from the enterprise alone,
but also it should be able to increase the productivity of other factors employed in the enterprise. प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्टिविटी मतलब सिर्फ प्रोडक्शन इंक्रीज करना उतना ही एम नहीं होता, लेकिन प्रोडक्टिविटी यील्ड पर एकड़ वो भी इंक्रीज होनी चाहिए जिससे एम्प्लॉयमेंट या एंटरप्राइज हम कंटिन्यू कर सकते। फॉर एग्जांपल, high yielding varieties in crop and superior breeds of animals not only increases the productivity of the enterprise but also increases the productivity of other complementary factors। जो भी अदर कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर्स है उसकी भी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने में हेल्प करती है। Hence, this principle emphasizes on making the resources productive as much as possible and for the most of the enterprise. This is the principle of productivity. Then principle of phase disbursement मतलब जो भी टोटल अमाउंट लोन के अमाउंट सैंक्शन हुए वो एक फेजेस में डिस्ट्रीब्यूट करें, एक ही बार में लमसम अमाउंट ना देके फेजेस में इस ड्यूरिंग 1 to 2 months this much loan out of total 1 lakh loan amount, this much thousand of loan will be provided during the start of the season, during the mid of the season. Like this phase disbursement is done. Example for phase disbursement is loan for digging wells. The phase disbursement of loan amount fits up by taking up cultivation of perennial crops and investing activities to overcome diversification of funds for the unproductive purpose. जो भी फेज डिस्बर्समेंट होता है उससे क्या होता है, जो भी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज है वो प्रॉपरली प्लान की जा सकती है और जो भी फंड्स है वो उसके अनप्रोडक्टिव यूज नहीं होता, प्रोडक्टिव पर्पस के लिए यूज होता है। वन डिसएडवांटेज ऑफ दिस इज इट विल मेक कॉस्ट ऑफ क्रेडिट हायर। जो भी कॉस्ट ऑफ क्रेडिट है, क्रेडिट लोन लेने के लिए जो कॉस्ट है उसका कॉस्ट बढ़ा जाए बिकॉज ऑफ द फेज डिस्बर्समेंट। एक ही बार अगर हमने फार्मर्स के अकाउंट में ट्रांसफर किया तो बैंक का काम खत्म होता है और यहाँ पे बैंक को कोई कॉस्ट नहीं होता, लेकिन अगर हम फेज डिस्बर्समेंट कर रहे हैं ड्यू टू सीइंग हिज फंक्शंस then the cost of providing loans will increase. Now phase disbursement of loan amount fits up taking of the cultivation of perennial crops. Perennial crops की cultivation के लिए ये phase disbursement loan जो है वो useful हो सकता है। One disadvantage here is that it will make cost of credit higher. That's why interest rate are higher and for the term loans when compared to crop loan. Term loan में interest rate क्यों बड़े होते हैं? Because of the characteristic of phase disbursement. यहाँ ऐसे थोड़े डिसएडवांटेजेस होते हैं जहाँ पे कॉस्ट क्रेडिट से बहुत ज्यादा होता है। Fear of credit is principle of proper utilization. Proper utilization मतलब borrowed fund should be utilized for the purpose for it is taken. जो भी सपोज लोन हम ऑर्चर्ड के लिए ले रहे हैं और वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के लिए यूज करें, सो दैट इज नॉट द प्रॉपर यूटिलाइजेशन। जिस एम के लिए जिस ऑब्जेक्टिव से लोन लिया गया उसी पे वो स्पेंड करनी चाहिए, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर यूटिलाइजेशन। It depends on the situation prevailing in the rural area. Proper utilization जो भी लोन है वो rural areas की situation पे depend करता है। Therefore, proper utilization of fund is possible if there exists suitable condition for investment. Sixth P of credit is principle of payment. It deals with the fixing of repayment schedule of loans advanced by the institutional agencies. जो भी लोन एडवांस किया है बैंक के उसका रीपेमेंट प्लान तैयार करना, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ पेमेंट। जो फॉर इन्वेस्टमेंट क्रेडिट एडवांस टू द इरिगेशन स्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट क्रेडिट जहाँ पे एडवांस इरिगेशन स्ट्रक्चर बनाने के लिए पेमेंट की गई है, द एनुअल रीपेमेंट आर फिक्स्ड ओवर द नंबर ऑफ ईयर बेस्ड ऑन द इंक्रीमेंटल रिटर्न्स। जो भी ना इन्वेस्टमेंट क्रेडिट्स लाइक इरिगेशन स्ट्रक्चर्स पे ट्रैक्टर्स पे जो होता है उसका एनुअल रीपेमेंट प्लान या रीपेमेंट प्लान फिक्स होता है। जब भी लोन लेते हैं वही फिक्स करते हैं बेस्ड ऑन द इंक्रीमेंटल रिटर्न, जो रिटर्न्स वो जनरेट करने वाले उस पे ही रीपेमेंट प्लान डिसाइड किया जाता है। विद रेफरेंस टू क्रॉप लोन द लोन इज रीपेड इन लमसम। जो ना क्रॉप लोन अगर लिया है तो विद इन 6 to 18 मंथ्स में लोन लमसम में एक ही बार में टोटल अमाउंट विद इंटरेस्ट पे बैक किया जाता है। इन केस ऑफ क्रॉप फेलियर और अगर किसी केस में प्राइस बहुत कम है तो 2-3 मंथ्स एक्स्ट्रा बैंक टाइम देती है फार्मर्स को लोन रीपेमेंट करने के लिए, क्योंकि वो नहीं चाहती कि फार्मर्स डिस्ट्रेस सेल करे या लो कॉस्ट में लो प्राइस में कॉस्ट करे। So this is possible in the principle of payment. Under such conditions, repayment is extended beside assisting the farmer with
another fresh loan to enable him to carry the farm business. Farm business carry करने के लिए और एक लोन दिया जाता है to and the farmers will be assisted. Next piece, principle of protection. Because of unforeseen natural calamities striking farming more often, institutional financial agencies cannot keep away themselves from extending loans to the farmers. Therefore, they resort to safety measures while advancing the loan. ऐसे नहीं हो सकता ना, बिकॉज अभी नेचुरल कैलेमिटीज बहुत सारी हो रही है, इससे एग्रीकल्चर को लॉस हो रहा है, तो हम बैंक लोग मना नहीं कर सकते लोन देने के लिए. इसलिए वो क्या करते हैं, वो टू प्रोटेक्ट द फार्मर्स फ्रॉम द रीपेमेंट प्लान और टू प्रोटेक्ट देयर इनकम, दे क्रिएट सम सेफ्टी मेजर्स लाइक इंश्योरेंस कवरेज. क्रॉप एंड लाइवस्टॉक दोनों को इंश्योरेंस दिया जाता है. लिंकिंग क्रेडिट विद मार्केटिंग, जब भी हम वेयर हाउस रिसिप्ट जाके देते हैं तो 75% ऑफ द वैल्यू ऑफ प्रोड्यूस विल बी गिवन एज लोन, दैट इज प्रोडक्शन प्रोवाइडिंग फाइनेंस और प्रोडक्शन ऑफ वेयर हाउस रिसिप्ट. Then taking securities, bank advances loan either on hypothecation of or mortgage of assets. जब भी assets खरीदने के लिए लोन दिया जाता है तो यहाँ पे हम बैंक क्या करेगा, सिक्योरिटी देगा, as the case of hypothecation or mortgage. Then credit guarantee, when bank fails to recover the loans advanced to the weaker section, Deposit Insurance Credit Guarantee Corporation of India, that is DICGC, it will reimburse the loan, that is it will pay the loan on behalf of borrowers. This is the principle.